हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपका 11th स्टैंडर्ड में ओसी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 कवर कर रहा हूँ। चैप्टर नेम है कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। तीनों ही अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग उनकी मीनिंग्स हैं। एक एक को डिटेल में समझेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है और आउटसोर्सिंग क्या होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है? जब भी हमें किसी से बात करनी होती है या किसी से कुछ कम्युनिकेट करना होता है तो हम कैसे करते हैं? तो एक तो हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, मीन्स जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, हम बोलकर कम्युनिकेशन करते हैं। फ़ोन पर करते हैं, जिसके लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं। दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं? ये हम इशारों से करते हैं, सिग्नल से करते हैं, सिंबल से करते हैं। हमें एक दूसरे के पास साथ जो भी कम्युनिकेशन करना होता है, या तो हम वर्बल करते हैं या नॉन वर्बल करते हैं। फिर हम कई बार इंटरनेट का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, जैसे व्हाट्सएप हुआ, ईमेल हुआ। तो ये सब भी कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं। आइए एक एक क्वेश्चन करके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज कम्युनिकेशन? द वर्ड कम्युनिकेशन इज मेड ऑफ टू लैटिन वर्ड्स, कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर। ये जो कम्युनिकेशन वर्ड बना हुआ है, ये इन दो वर्ड्स में से बना हुआ है। ये लैटिन वर्ड्स हैं, कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर, विच मीन्स टू शेयर कॉमन। इसका मतलब है कि कुछ कॉमन बात है जो हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। इट इज़ अ प्रोसेस टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। ये एक प्रोसेस है। हम क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। क्या ट्रांसफ़र करते हैं? इंफॉर्मेशन। कहाँ से? वन सोर्स से अनदर सोर्स। अब सपोज करो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं अपना नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन आप में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। सो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। इन शॉर्ट, कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स, एडवाइस बिटवीन टू और मोर पीपल। यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। इसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं, और दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है और एक दूसरे को एडवाइस भी देते हैं। कम्युनिकेट करना मीन्स एक दूसरे के साथ बातचीत करना। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? व्हेन इन कम्युनिकेशन देयर इज यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज, देन इट बिकम्स वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और वर्ड्स एंड लैंग्वेज यूज़ कर जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मैं वर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ, मैं लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, ये एक वर्बल कम्युनिकेशन है। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होता है? जिसमें किसी को कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी होती, जिसमें किसी को कुछ बातचीत नहीं करनी होती। When in communication the information is sent without the use of words, it becomes non-verbal communication. अंडरलाइन कर दो, विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है, हम बातचीत नहीं करते, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन डन थ्रू सिग्नल्स, सिम्बॉल्स, फिजिकल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई एक्सप्रेशन। कई बार हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वहाँ पर वर्ड्स यूज़ नहीं करते, लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। सपोज़ करो आप ड्राइविंग कर रहे हो और सामने रेड सिग्नल आ गया, तो आप खड़े हो जाओगे।
अब ये रेड सिग्नल क्या शो कर रहा है? आपको ड्राइविंग लाइसेंस जब मिला होगा तो आपको सिखाया गया है कि रेड सिग्नल है तो आपको स्टॉप हो जाना है, ग्रीन सिग्नल है तो आपको ड्राइव करना है। सिम्बॉल्स या फिजिकल एक्सप्रेशंस भी होते हैं। कई बार हम फिजिकल एक्सप्रेशन से यस या नो कर देते हैं, ओके कर देते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, आई एक्सप्रेशन देते हैं। सपोज़ करो आप एग्ज़ाम दे रहे हो और सामने आपका कोई फ्रेंड बैठा है और उसने आपसे इशारे में पूछा कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, और ऑप्शन दिए हुए ABCD, और आपने उसे इशारे में ही बता दिया कि ये आंसर होगा। आपने मुंह से आवाज़ नहीं की, आप कुछ बोले नहीं, लेकिन आप फिंगर से दिखा रहे हो कि ये इसका MCQ में जो A ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो जब हम वर्ड्स एंड लैंग्वेज यूज़ नहीं करते और कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव द मीनिंग ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप या आज की जनरेशन को मुझसे ज़्यादा पता होगा इंटरनेट के बारे में, फिर भी हम जो यहाँ पर उसकी मीनिंग है उसे तो समझेंगे। द वर्ड इंटरनेट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, इंटर एंड नेट। ये 2 वर्ड से बना हुआ वर्ड है, इंटर एंड नेट, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। विच मीन्स इंटरनल नेटवर्क, इसका मतलब होता है इंटरनल नेटवर्क। इंटरनल में से इंटर लिया गया है, नेटवर्क में से नेट लिया गया है, इसलिए 2 वर्ड है इंटरनल नेटवर्क, जिसमें से एक वर्ड बना दिया गया है इंटरनेट। When a group of computers are connected with each other for common use of sharing information and research with each other is called network। जब 2 कंप्यूटर या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ जुड़ जाते हैं कॉमन शेयरिंग के लिए, और वो उनका जुड़ना कैसे होता है, इंटरनेट के थ्रू होता है। सो इन शॉर्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इज़ इंटरनेट। कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क है जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है उसे इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट की हेल्प से ये जुड़ सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पर कम्युनिकेशन की मीनिंग समझी। अब हम आगे ई कॉमर्स को देखेंगे। ये जो आपका जो चैप्टर का हेडिंग है ई कॉमर्स, अब हम ई कॉमर्स को समझेंगे। गिव द मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। ट्रेड डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज नॉन एज ई कॉमर्स। अब आप कई बार ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन परचेज करते हो, उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। जो सेलर है वो आपको प्रोडक्ट सेल कर रहा है, आप बाय कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने कभी नहीं आए, लेकिन आपने फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या किसी भी वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया और वो प्रोडक्ट आपके पास आ गया, आपने उसे पेमेंट कर दिया, सो इसे ई कॉमर्स कहा जाता है। वैसे आपको कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना होता है तो आपको मार्केट जाना होता है, आपको वहाँ सुपर मार्केट जाओगे, या फिर जो भी आपको प्रोडक्ट परचेज़ करना हो, वेजिटेबल्स परचेज़ करनी है तो वेजिटेबल मार्केट में जाओगे, क्लोथ परचेज़ करने हैं तो क्लोथ मार्केट में जाओगे। सो मार्केट में जाकर आप वो प्रोडक्ट देखकर ट्राई करके ले सकते हो। लेकिन ई कॉमर्स में क्या होगा, ई कॉमर्स में आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, अपने कंप्यूटर से ऑर्डर करोगे, अपने मोबाइल से ऑर्डर करोगे और वो प्रोडक्ट आप तक पहुंच जाएगा। सो इसे कहते हैं ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर ई कॉमर्स। अब अगर आपको ई कॉमर्स करना है, बिज़नेस करना है, आपको भी प्रोडक्ट अपना अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर सेल करना है, तो आपको क्या चाहिए होगा, कौन सी थिंग्स चाहिए होंगी। सो सबसे पहले कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, आपको ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी, आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए, बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। सो कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, ईमेल,
bank credit and debit card are essential things required for e-commerce transaction. ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन में चाहे आपको बाय करना हो या सेल करना हो, इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है. क्वेश्चन नंबर 7, गिव द बेनिफिट्स ऑफ ई-कॉमर्स. नाउ ई-कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या हैं? हम ई-कॉमर्स से गुड्स परचेज करते हैं तो कौन से बेनिफिट्स होते हैं हमें? देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ई-कॉमर्स टू द सेलर एंड टू द कस्टमर्स विच आर एज फॉलोस. दोनों को बेनिफिट्स हैं, सेलर को भी और कंज्यूमर को भी या कस्टमर को भी. दोनों को बेनिफिट्स हैं ई-कॉमर्स में से. कौन से? फर्स्ट, बिकॉज ऑफ ई-कॉमर्स the activity of purchase, sales, delivery of goods and payments has become smooth and simple. Due to this, the production cost and sales distribution expense have also considerably reduced. देखो, सपोज करो मुझे कोई मोबाइल परचेज करना है. अब मैं मार्केट जाऊँ, मोबाइल देखूँ, हो सकता है 2-4 अलग अलग शॉप्स पर जाना पड़े, स्टोर्स पर जाना पड़े, प्राइस पूछूं, फिर जहाँ से सबसे सस्ता मिलेगा फिर उसके पास जाऊँ, फिर मोबाइल लूँ. इससे बेस्ट क्या होगा? मैं अपने घर पर या अपने ऑफिस में कंप्यूटर पर उस मोबाइल की वैल्यू हर एक वेबसाइट पर चेक करूँगा. मैं अमेज़ॉन पर भी देखूँगा, फ्लिपकार्ट पर भी देखूँगा, स्नैपडील पर भी देखूँगा, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स पर देखूँगा, और जहाँ से मुझे सबसे कम प्राइस में वो प्रोडक्ट मिल रहा होगा, जो मुझे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा होगा, वहाँ मैं ऑर्डर करूँगा. तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, मार्केट में घूमने की ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बट मैं अपने घर से या ऑफिस से सिर्फ एक कंप्यूटर क्लिक से उस मोबाइल प्रोडक्ट जो भी है उसका वैल्यू देखूँगा, परचेज़ करूँगा और वो मुझे डिलीवर्ड हो जाएगा. सो इसमें टाइम बचता है, पैसा बचता है हमारा. There is a reduction in purchasing time and cost to the consumer. This is how e-commerce is beneficial. सेलर के लिए भी बेनिफिट्स हैं. वैसे सेलर को अगर मोबाइल सेल करना हो तो आपने देखा होगा, मोबाइल सेल करने वाली जो शॉप्स होती हैं वो मेन मार्केट में होती हैं, उनका हैवी रेंट होता है. बट अगर वो ई-कॉमर्स से सेल कर रहे हैं मोबाइल, तो वो कहीं से भी सेल कर सकते हैं, वो अपने गोडाउन से भी सेल कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है उनका किसी मेन मार्केट में अपना शोरूम होना चाहिए या अपना शॉप होना चाहिए. सो सेलर एंड बायर दोनों को ई-कॉमर्स में से बेनिफिट्स होते हैं. सो हमने ये सेकंड वर्ड समझा जो आपका चैप्टर था. पहले कम्युनिकेशन समझा, देन ई-कॉमर्स को समझा. अब हम समझेंगे आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग क्या होता है, किसे कहते हैं आउटसोर्सिंग? सो हम आउटसोर्सिंग को समझेंगे. अब गिव मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि ऐसा काम जो हम खुद नहीं करते बट बाहर से करवा लेते हैं, उसे कहते हैं आउटसोर्सिंग. A company getting its internal work done through some outside agency is known as outsourcing. अपना इंटरनल वर्क जो है वो बाहर से करवा लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स को, मैं अपनी बात करता हूँ, अपना एग्जांपल दे रहा हूँ. 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स को प्रिंटेड नोट्स देता हूँ. अब वो नोट्स मैं अपने पास अपनी क्लासेस पर भी प्रिंट कर सकता हूँ, या दूसरा ऑप्शन है कि मैं वो बल्क में किसी जेरोक्स वाले को दे दूँ कि वो मुझे जेरोक्स करके दे. उससे क्या होगा, उससे मेरा टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो मैं उस टाइम को अपना जो मेन काम है, जो मेरा मेन काम कोर एक्टिविटी है, जैसे लेक्चर्स बनाना मेरी कोर एक्टिविटी है, कोर ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करना, उन पर ज़्यादा ध्यान दे पाऊँगा. या तो फिर मैं जेरोक्स अपने पास करूँगा, हो सकता है थोड़ा सा पैसा बच जाएगा, 200, 500 या 1000 रुपीज़ बच जाएंगे, लेकिन पूरा दिन चला जाएगा. 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जा सकते हैं इतने सारे जेरोक्स निकालने में.
सो मैं अपने उन 2 या 3 दिन की वैल्यू निकालूंगा कि मैं 2 या 3 दिन अपने वेस्ट कर कर जेरोक्स निकालूं। इससे अच्छा कि मैं वो 500 या 1000 रुपीज़ किसी जेरोक्स वाले को दे दूं ताकि वो मुझे ये काम करके दे और वो 2 से 3 दिन मेरे बच जाएंगे, तो मैं अपनी कोर एक्टिविटी पर, कोर ऑब्जेक्टिव्स पर, जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, कोर मीन्स मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन पर ध्यान दे पाऊँगा। सो बाय आउटसोर्सिंग सम वर्क टू आउटसाइड एजेंसी, द कंपनी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन इट्स कोर ऑब्जेक्टिव। अंडरलाइन कर लो, कंपनी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन इट्स कोर ऑब्जेक्टिव एंड ऑन द वर्क इन विच इट हैज़ गॉट स्पेशलाइजेशन। वो अपने कोर ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान देंगे, अपने वर्क पर ध्यान देंगे, अपने स्पेशलाइजेशन पर ध्यान देंगे, और जो अपना अदर वर्क है, इंटरनल वर्क है, वो बाहर से किसी से करवा देंगे। इसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्स मीन्स अपना काम किसी और से करवाना। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसे शॉर्ट पे हम BPO कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग relieves top level executive from day routine matters so that they can concentrate on more important activities of production and focus on the needs of their customers। जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उन्हें फ्री रखता है, रिलीव करता है, वो अपने इम्पॉर्टेंट काम पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, फोकस कर पाते हैं, प्रोडक्शन पर एंड कस्टमर पर। नाउ फर्स्ट पॉइंट, रिडक्शन इन कॉस्ट। बाय आउटसोर्सिंग फ्रंट ऑफिस वर्क टू आउटसोर्सिंग फर्म, द कंपनी कैन डू कॉस्ट कटिंग। कंपनी जब आउटसोर्सिंग करती है तो वो जो काम है उनका वो बहुत ही कम प्राइस में हो जाता है। सपोज़ करो कि मैं जेरोक्स बाहर से करवा रहा हूँ, नो डाउट पैसा लगेगा, लेकिन जेरोक्स करने के लिए अगर मैं किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहा हूँ तो उसे सैलरी भी तो देनी पड़ेगी। मुझे कंप्यूटर चाहिए, प्रिंटर चाहिए, पेपर्स चाहिए, इंक चाहिए। सो इन सभी एक्सपेंडिचर्स को मिलाऊंगा ना, तो जो मैं जेरोक्स के लिए पे कर रहा हूँ ना, उससे ज़्यादा हो जाएंगे। सो बाहर से करवाने में हमारा काम कम प्राइस में हो जाता है। कैन फोकस ऑन मेन एक्टिविटी, मैं अपनी मेन एक्टिविटी पे फोकस कर सकता हूँ। बाहर से करवाने में मैं एक दिन देकर आता हूँ, दूसरे दिन सारे जेरोक्स रेडी होते हैं। अगर मैं यहाँ करूँगा, हो सकता है पेपर प्रिंटर में अटक गया, प्रिंटर की इंक खलास हो गई, पेपर पूरे हो गए, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, प्रिंटर का प्रॉब्लम है, मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं अपनी मेन एक्टिविटी पर ध्यान नहीं दे पाऊँगा। और वैसे क्या होता है, मैं फ्री हो जाता हूँ, बाहर से जेरोक्स करवाने में मैं फ्री हो जाता हूँ, तो मैं अपनी मेन एक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान दे पाता हूँ। बाय आउटसोर्सिंग रूटीन वर्क, द बिजनेस यूनिट कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर मेन एक्टिविटी ऑफ डूइंग बिजनेस। जो भी बिजनेस होता है वो अपनी मेन एक्टिविटी पर ध्यान दे पाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एक्सपर्टाइज, इंस्टेड ऑफ डूइंग द थिंग्स by outsource such work to agency that expert in their respective field and one can get the benefit for that। अगर मैं बाहर से कोई भी काम करवा रहा हूँ तो जिससे मैं वो काम करवाऊँगा वो उस काम का एक्सपर्ट होगा, चाहे किसी भी काम में। चलिए मैं अपना व्हीकल बाहर से बनवा रहा हूँ तो वो एक्सपर्ट होगा, मैं जेरोक्स बाहर से करवा रहा हूँ तो वो उस काम में एक्सपर्ट होगा, मैं अपना एयर कंडीशन बाहर से सर्विस करवा रहा हूँ तो वो उस काम में एक्टिव होगा। तो हम जो आउटसोर्स करते हैं वो एक एक्सपर्ट होता है, हम उसकी एक्सपर्टाइज का बेनिफिट ले पाते हैं। नेक्स्ट इज चेंजिंग डिमांड। BPO यूनिट प्रोवाइड सर्विस टू एवर चेंजिंग नीड्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स। बिजनेस की जो भी नीड्स हैं जो चेंज होती रहती हैं उनमें BPO जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। अब सपोज़ करो मेरे कंप्यूटर में ये जो विंडो का वर्ज़न है ये ओल्ड हो गया है, अब मुझे न्यू वर्ज़न चाहिए।
तो न्यू वर्जन में इंस्टॉल करूं, टाइम वेस्ट करूं, बहुत ढूंढना पड़ेगा, इंटरनेट पे जाना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं किसी एक्सपर्ट को बुला लूं, वो मुझसे 200-300 रुपये चार्ज करेगा और 15 मिनट्स में मेरे वर्जन को चेंज करके चला जाएगा। सो जो भी न्यू सर्विसेज मार्केट में आती हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं उनमें, हमें इतना पता नहीं चलेगा, टाइम वेस्ट होगा। सो ये क्या करूँगा, मैं आउटसोर्स करवा दूँगा। ऐसा नहीं है कि विंडो अपडेट करना मुझे नहीं आता, मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो काम सामने वाला 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे में करके जाएगा, वही करने में मुझे 5 घंटे लग जाएंगे। और अगर वो मेरे से 100 या 200 रुपीज़ चार्ज करके मुझे वो काम आधे घंटे में करके दे रहा है, तो मेरे 5 घंटे बच जाएंगे। मैं उन 5 घंटों में और कोई अपना जिस काम में मैं एक्सपर्ट हूँ वो मैं करूँगा। सो इसे कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। And the fifth point is increase in profit. Due to outsourcing work, a business unit focus on its main objective of business, whereby bring about an increase in company's profit. जब हम कोई काम आउटसोर्स करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास टाइम बचता है, हम उस टाइम को किसी अदर एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम एक्सपर्ट हैं। से यहाँ पर होगा क्या कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज़ इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 देखा, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ये जो है ये मेरे नोट्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जो इजी लैंग्वेज में बने हुए हैं। होपफुली अभी तक सभी स्टूडेंट्स के पास नोट्स पहुँच गए होंगे। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं हैं तो ये मेरा नंबर है 9712342616। आप मुझे कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए, आपको नोट्स चाहिए, नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किया।